हाँ जी, तो फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक वीक के ब्रेक के बाद वीकली बाजार टॉक लेके धमाका करना है अपन। जेंसॉल पे बात करेंगे एंड देखेंगे कि जो किसी टाइम पर स्टॉक मार्केट की आंखों का तारा था वो बेचारा क्यों हो गया है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आपको कि आपको प्रैक्टिकल इंसाइट दे सकूं। इसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आप किसी भी कंपनी का रेड फ्लैग एनालिसिस कैसे कर सकते हो, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स हैं। सी यार, रेड फ्लैग एनालिसिस अगर कभी किसी को सीखना है ना, तो द ओनली थिंग विच दे कैन डू इज टू गो थ्रू मल्टीपल केस स्टडीज। देर इज नो फिक्स लिस्ट कि अच्छा किसी कंपनी में ये चीजें अगर हो गई तो रेड फ्लैग है, नहीं तो रेड फ्लैग नहीं है। यू कैन नॉट गिव अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट। तो आपको इसको करते करते सीखना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते सीखना पड़ता है। अगर अपन देखते हैं तो पिछले 3 महीनों में जेंसॉल का स्टॉक क्लोज टू 75% का ड्रॉप ले चुका है। ठीक है, आप देखो 710 रुपए का स्टॉक था, बिना रुके कंटिन्यूस गिरावट के साथ 182 रुपीज पे आ चुका है और अभी भी गिरावट रुकती हुई नहीं दिख रही है। इट कुड गो टू डबल डिजिट ऑल्सो, वी डोंट नो। समझ, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। बट अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हो कंपनी के, और आप टॉप लाइन को देखते हो, जो सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट होता है, दैट इज रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे ज्यादा लोग रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अगर वो देखोगे तो रुक ही नहीं रही है। मार्च 21 में 64 करोड़ के रेवेन्यूज थे, मार्च 24 तक आते आते 963 करोड़ के हो गए। ऑलमोस्ट, यू नो, 12, 20, 25% जब ना, उसके बाद 1452, जो टीटीए में ट्रेलिंग 12 मंथ है, पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू मिला के 1452 करोड़ रुपए हो गए। 22x जंप इन द रेवेन्यू। तो कंपनी के अंदर गड़बड़ क्या है फिर? मतलब स्टॉक एक तरफ नीचे जा रहा है, रेवेन्यू एक तरफ ऊपर जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आ कहां पर रहा है, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जेंसॉल को समझो। जेंसॉल के बिजनेस मॉडल को अगर आप समझते हो, तो जेंसॉल का बिजनेस मॉडल दो भागों में बटा हुआ है। एक सोलर ईपीसी सर्विसेज है। ईपीसी मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर। अब जैसे मान लो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप को, या अडानी गलत एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, डाबर है। अडानी ग्रुप खुद ही ये काम कर लेगा। डाबर को अपनी किसी फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए सोलर प्लांट्स लगाने हैं, कि मेरी पूरी फैक्ट्री सोलर से चल जाए। तो वो थोड़ा ना जाके कॉल करेगा, ये सब करेगा। वो जेंसॉल को पूरा का पूरा ठेका वन शॉट में दे देगा। जेंसॉल सोलर की इंजीनियरिंग करेगा, प्रोक्योरमेंट करेगा चीजों की, और कंस्ट्रक्शन करेगा। क्या जेंसॉल सोलर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, डिजाइन, सेटअप और मैनेजमेंट ऑफ सोलर प्लांट्स में। दूसरा, जेंसॉल एक काम और करता है। जेंसॉल क्या करता है पता है? जेंसॉल गाड़ियां खरीदता है। ईवी गाड़ियां खरीदता है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, धुआं नहीं निकलता इसमें से। ठीक है, और ये गाड़ी खरीद के जेंसॉल लीज पे दे देता है। तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सर्विसेज के अराउंड मैप्ड है। जेंसॉल जो इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर रादर देन अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आप अगर जेंसॉल देखते हो तो सोलर, अगर इसका स्प्लिट देखते हैं अपन 2 मिनट के लिए, तो सोलर भी 133% से ग्रो हुआ F3 24 25 23 24 में, और ईवी लीज भी 227% से ग्रो हुआ। सब चीजें फटी पड़ी थी पूरी तरीके से। कंपनी खुद बोल रही है कि हम तो एक्सिलरेट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, दिस दैट। मगर स्टॉक पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहा है। मैं आपको बताता हूं स्टॉक का एग्जैक्ट स्ट्रगलिंग पॉइंट कहां से शुरू हुआ। FY24 का जो गाइडेंस दिया, FY24 का गाइडेंस कब दिया पता है? अप्रैल मई 24 के आसपास ये गाइडेंस दिया कि अपन तो 1500 करोड़ का रेवेन्यू टच कर देंगे। कब टच करेंगे? FY24 में। और बाद में रिवाइज कर दी गाइडेंस की, नहीं नहीं नहीं, 1500 करोड़ तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अपन 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे। लेकिन FY25 में, सॉरी, FY25 में अपन 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे, लेकिन अब उसके अगले साल अपन 2000 करोड़ का रेवेन्यू टच कर देंगे। ये जो न्यूज आई ना, ये मार्केट ने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं ली।
एंड इसके बाद से जेंसॉल स्ट्रगल करता रहा, और फिर क्या होता है पता है, कॉकरोच थ्योरी वापस लग जाती है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी डीपली समझाई थी आपको। एक कॉकरोच दिखाना तो इट इज नॉट अ सिंगल वन, वो और अपने साथ लोग लेके बैठा हुआ है। अब देखना जरा थोड़ा क्या होता है जेंसॉल के अंदर। सबसे पहला ट्रिगर जो आता है, वो ट्रिगर आता है रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। रेटिंग एजेंसीज जेंसॉल, देखो कभी भी कोई कंपनी अगर बैंक से लोन लेने जाती है, जैसे आप अगर बैंक से पर्सनल लोन लेने जाते हो, तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है कि आपने कितने टाइमली पेमेंट कराए, कितने टाइमली पेमेंट नहीं कराए। वैसे ही जब कोई कंपनी बैंक से बड़ा लोन लेने जाती है, तो बैंक ये बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारी रेटिंग निकाल के लाओ। तो अब कंपनी सिविल के पास नहीं जा सकती, सिविल तो पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल्स की रेटिंग निकालता है, पॉपुलर उसके लिए। तो इकरा और केयर रेटिंग्स, ये दो एजेंसीज हैं। इन्होंने क्या करा, ये पहले जेंसॉल इनके पास जाता है, इनको बोलता है कि सर देखो ये मेरे डेट हैं पुराने, ये मेरी इक्विटी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा रेवेन्यू है, और ये मेरा प्रोजेक्शन है। आप ये सब एनालाइज करके मेरे को एक रेटिंग दे दो, ताकि मेरे को नई फंडिंग मिल सके। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जेंसॉल को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे कि जेंसॉल का डेट सर्विसिंग कैसा चल रहा है, जेंसॉल ने जो पुराने डेट लिए हैं उनको टाइमली रीपे करा है कि नहीं करा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है जो जेंसॉल की डेट सर्विस कैपेबिलिटीज को हैम्पर कर देगा, डेट सर्विस कैपेबिलिटीज को। तो ये सब करते हुए इन्होंने बोला जेंसॉल आज से तेरा रेटिंग ट्रिपल बी। तो जेंसॉल को शुरुआत में ट्रिपल बी की रेटिंग दी थी, वहां से रेटिंग डी कर दी। अब क्या है, आप अगर नेकेड आइज से देखोगे तो ये आपको 4 नॉच नीचे दिखेगी, एक नॉच बोलते हैं इसको, 4 नॉच नीचे दिखेगा कि सर ट्रिपल बी से रेटिंग डी कर दी। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, ये छोटा गेन नहीं है, 4 नॉच का डाउनग्रेड नहीं है, दिस इज अ 8 नॉच डाउनग्रेड। समझ रहे हो, उसको 8 स्केल नीचे कर दिया है सीधे से, इट्स अ बिग बिग डाउनग्रेड। देखो क्या होता है, जैसे ट्रिपल बी है, ठीक है, तो ट्रिपल बी माइनस है, एक है ट्रिपल बी, एक है ट्रिपल बी प्लस, और एक है ट्रिपल बी माइनस। कंपनी अभी यहां पर खड़ी हुई है। अब यहां से पहले कंपनी डबल बी प्लस पे जाएगी, डबल बी प्लस, फिर आएगा डबल बी, फिर आएगा डबल बी माइनस। फिर इसके बाद कंपनी बी पे है, तो फिर बी प्लस, बी, बी माइनस। समझ रहे हो आप? तो उससे क्या होता है, अगर आप ऐसा करते करते देखोगे, एक का प्लस माइनस है, वो पूरा ऐसा स्केल में कभी नहीं देंगे आपको, स्केल में ऐसा दिखाया जाता है कि ट्रिपल बी रेटिंग की जो सिक्योरिटीज हैं आर कंसिडर्ड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कैरीज मॉडरेट रिस्क। और डी में क्या करा है, रेटिंग आर इन डिफॉल्ट आर एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट सून, उसको डिफॉल्ट कर दिया, जंक बोल दिया कि तो जंक है। समझ रहे हो? इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो यहीं से बहुत सारे रेड फ्लैग्स आते हैं। इकरा ने जब रीअसेस करा रेटिंग का, हर 3 महीने 6 महीने में रेटिंग को रीअसेस करने का बोलता है बोरोवर। तो इकरा ने जब रेटिंग का रीअसेसमेंट करा, तो इकरा ने पुराने डेट वालों से बात करी जिन्होंने जेंसॉल को डेट दिया है, और उनसे पूछा क्या तुम्हारा पेमेंट टाइमली मिल पा रहा है? तो उन लेंडर्स ने बोला कि नहीं, जेंसॉल तो पेमेंट देने में डिले कर रहा है, इंटरेस्ट सर्विसिंग में भी डिले हो रहा है। समझिए, तो जेंसॉल बोलता है कि नहीं जी, हमारे पास तो बहुत लिक्विडिटी है। ठीक है, इकरा भी लाइक अच्छा हमको सिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंसॉल, इकरा ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। इकरा ने बोला कि भैया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से फेक करे गए, हमको जो डॉक्यूमेंट दिए जेंसॉल ने, जब हमने जेंसॉल से पूछा तो जेंसॉल ने बोला कि नहीं, हमने तो डेट सर्विस टाइम पे किया है, हमने हमारा ईएमआई पे कर दिया है। और जब मैंने लेंडर से पूछा तो लेंडर बोलता है कोई ईएमआई पे नहीं करा है जी, इनफैक्ट ये तो और लेट हो रहा है ईएमआई, कोई ईएमआई पेमेंट नहीं हुआ है। देखना जरा इधर, रैशनल क्या दिया है उसने, रेटिंग कम करने का। यही आपको डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन अ रेगुलर इन्वेस्टर एंड अ रिसर्च एनालिस्ट। ये बोलते हैं कि कंपनीज लेंडर
पूरे पढ़ लेते। द रेटिंग ऑफ बैंक फैसिलिटी ऑफ जेंसॉल इंजीनियरिंग हैज बीन डाउनग्रेडेड टू डी फॉलोइंग द फीडबैक रिसीव्ड बाय इकरा फ्रॉम कंपनीज लेंडर अबाउट ऑनगोइंग डिलेज इन डेट सर्विसिंग। GEL in the latest public disclosure as well as recent communication with ICRA highlighted sizable available of liquidity to support its operation during ongoing growth phase। हमको तो ये बोला है कि हमारे पास तो बहुत लिक्विडिटी और पूरा हम ऑपरेशंस भी मैनेज करेंगे, डेट भी सर्विस करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे, ठीक है। इन दिस रिगार्ड ये थोड़ा देखना, GL's investor call transcript dated February 13, 2025, wherein the management has highlighted the total liquidity in the books of about 250 crores। ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला कि 250 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है हमारे पास। समझ रहे हो आप? कौन कॉल में बोला? पूरी जनता को। इन एडिशन टू एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, और हमारे पास बैंक्स की भी लिमिट ओपन है अभी जो हम उठा सकते हैं। GL has also been sharing no default statement with ICRA at the beginning of every month suggesting timely debt service। तो ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है ना, ये वही बोल रहा है कि हमने तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं करा है जी, हमारा तो ये मंथ में भी टाइमली पेमेंट हुआ है। इससे however ICRA has now learned that the certain documents were shared by GL with ICRA on its debt servicing track record were apparently falsified। ये तो गलत डॉक्यूमेंट दिए, raises concern in corporate governance position, corporate governance practices including liquidity position। Now understand, यहां पर सबसे पहला रेड फ्लैग ये आ जाता है कि मैनेजमेंट ही झूठ बोल रहा है इकरा के हिसाब से, कि मैनेजमेंट इज लाइंग। नाउ दिस इज समथिंग जो बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा रेड फ्लैग है। आपके मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी बची नहीं है कुछ भी। क्या इंटीग्रिटी बची है बताओ? जीरो इंटीग्रिटी पे खड़ा है मैनेजमेंट, राइट। आज आप झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो, इकरा से झूठ बोल रहे हो, कल को मुझसे भी झूठ बोलोगे। भाई एक मैनेजमेंट से शेयर होल्डर की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि तू मेरे हित में काम कर, मेरे शेयर्स की वैल्यू को एक्सपैंड कर, ठीक है। प्रमोटर ने क्या करा है जी, एक बात समझना जरा। प्रमोटर ने प्लेज ले रखा है। अब प्रमोटर प्लेजिंग थोड़ी समझना क्या होती है। जैसे मान लो मैं, मेरी कंपनी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं आपको, तुरंत समझ में आ जाएगा पूरा, 2 मिनट लगेंगे। मेरे पास मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और मेरी कंपनी का जो रेट है वो 500 रुपीज का चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 50 लाख रुपए की टोटल वैल्यू आज मार्केट में अगर मैं शेयर बेच देता हूं तो मैं खड़ा कर सकता हूं 50 लाख रुपए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं अगर शेयर बेच के पैसा खड़ा करता हूं तो पैसा तो मुझे मिल जाएगा, बट मेरे हाथ से कंट्रोल पूरा लूज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बैंक के पास जाता हूं और बैंक को बोलता हूं कि तू 50 लाख के शेयर्स को गिरवी रख दे अपने पास और मुझे लोन दे दे। क्या बैंक 50 लाख के शेयर पे 50 लाख का लोन देगी? नहीं। बैंक लगाती है 40% का हेयर कट। बैंक बोलती है 50 लाख रुपए के जो आपने असेट रखे हैं, ठीक है, इसका हम आपको सिर्फ 60% ही लोन दे पाएंगे। तो बोले ठीक है, 30 लाख का लोन दे दे। समझ रहे हो? बैंक के लिए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, बैंक के लिए ये 40% का हेयर कट हमेशा बना रहे, ये बहुत जरूरी है। डन। 30 लाख का लोन मैंने बैंक से उठा लिया। अब क्या हुआ मार्केट में? अब देखो, अब शेयर की वैल्यू या तो 500 के ऊपर चले जाए या 500 के नीचे चले जाए, दो ही कंडीशन होगी। 500 रुपीज तो रहने वाली नहीं है। ऊपर अगर जाता है तो ना प्रमोटर का कोई रिस्क है ना बैंक का कोई रिस्क है, ध्यान से समझना। लेकिन अगर ये शेयर 500 से स्लाइड होके 400 चला जाता है, समझ रहे हो, तो अब ये 10,000 शेयर्स जो हैं इनकी वैल्यू 50 लाख रुपए नहीं रह गई, अब तो इनकी वैल्यू 40 लाख रुपए रह गई। तो 40 लाख की वैल्यू पे 40% का हेयर कट, मतलब मैं आपको सिर्फ अब 24 लाख का लोन दे सकता हूं और मैंने तो आपको 30 लाख का लोन दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, फटाफट से 6 लाख का लोन भर दो, वरना मैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स बेच दूंगा मार्केट में। आपको ये चीज समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए ना तो 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोकना है, इसको वीडियो को, और फिर से समझ लेना।
ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज हुई है। प्रमोटर ने लोन लिया, प्रमोटर ने शेयर को कोलैटरल कर दिया, कंपनी के शेयर गिरवी रख के मार्केट में लोन उठा लिया उसने। अब क्या होता है ना, अगर थोड़ा मोड़ा प्रमोटर ये काम करता है तो समझ में आता है कि यार, अच्छा दूसरी चीज इससे कि ये भी समझ में आता है कि प्रमोटर अपने पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मालिक है तू कंपनी का, कर। लेकिन यार कितना परसेंटेज, प्रमोटर के पास अगर 100 शेयर्स हैं तो इस टाइम पर 100 में से 81% शेयर्स प्लेज करे हुए हैं, बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। अब हुआ क्या ब्रो, इस दौरान ये, जैसे कोई भी, आप समझना ये चीज, तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये चीज बात बोलता हूं। एक प्रमोटर है, ठीक है, मान लीजिए उसने सिर्फ 5% शेयर्स प्लेज करें अपने, उसके पास जो 100 शेयर थे उसमें से 5 प्लेज कर दिए। अगर इसका स्टॉक नीचे गिर जाता है ना तो इसको कोई टेंशन नहीं लेना है। कारण क्या है पता है, या तो इसको मार्जिन कॉल देना पड़ेगा या फिर और शेयर गिरवी रख दे। मेरे पास गिरवी रखने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना भाई, अगर हेयर कट से कम हो रहा है फंडा तो या तो हेयर कट का अमाउंट पे कर दे, मार्जिन दे दे, या फिर असेट बढ़ा दे ताकि हेयर कट बन जाए, तो ये और शेयर प्लेज कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्रमोटर है और वो प्रमोटर से फॉर एग्जाम्पल 80%, 85%, 90% तक शेयर प्लेज करा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा वो पूरी जान लगा देगा अपनी कि उसके शेयर का प्राइस नीचे ना जाए कभी भी। ऐसे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन के चांसेस हाई होते हैं। कारण क्या है, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो या तो प्रमोटर को पैसा डालना पड़ेगा या फिर वो बैंक है ना, वो सारा का सारा शेयर बेच देंगी। और सोचो अगर शेयर मार्केट में अगर प्रमोटर का 80% शेयर बिकने को आ गया बैंक की तरफ से और गलती से कभी ओपन मार्केट में बिकने को आ गया, तो डोंट यू थिंक दैट इट विल क्रिएट हैवॉक, लोअर सर्किट मार देगा भाई स्टॉक तुरंत, और मारता रहेगा जब तक वो पूरी क्वांटिटी सेल नहीं हो जाती। कारण क्या है, बायर ही नहीं खड़ा होगा कोई सामने लेने वाला। समझ रहे हो आप? तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर प्लेजिंग इतनी ज्यादा है, इनफैक्ट सितंबर 24 में 79.8% शेयर्स प्लेज कर दिए थे, उसको बढ़ा के 85.5 प्लेज, क्योंकि उसको पता है गिरती नाव है, उसको डिफॉल्ट करना है। समझ रहे हो, मैनेजमेंट से ज्यादा किसी के पास इंसाइट नहीं होता है कि स्टॉक कहां जाने वाला है। ये बात समझ लेना, मैनेजमेंट को सब पता है। तो उसको पता है कि शेयर की वैल्यू जीरो हो जाए इसके पहले बैंक से लोन तो उठा लूं, फिर जो होगा देखी जाएगी। एक इंटरव्यू आया अनमोल जग्गी जी का, है ना। अब देखो ये है जेंसॉल के पहनते ब्लू स्मार्ट वाला, बात करेंगे इस पे। अनमोल जग्गी जी का एक इंटरव्यू आया सीएनबीसी में, उन्होंने बोला कि प्रमोटर जो है वो कैश इन्फ्यूज करेगा बिजनेस में। मतलब जो मैं हूं, मैं मालिक हूं ना, मैं कंपनी को कैश दूंगा और नए शेयर्स, अपनी स्टेक ऊंची करूंगा बिजनेस के अंदर। बोले ठीक है करना। अगले ही दिन क्या हुआ पता है, अगले दिन प्रमोटर की जो स्टेक सेलिंग पे पड़ी हुई थी ना, जो स्टेक सेल पे पड़ी हुई थी ना, सॉरी, प्रमोटर की जो स्टेक क्रेडिटर्स के पास, लेंडर्स के पास पड़ी हुई थी, प्रमोटर ने वो, लेंडर्स ने वो स्टेक पूरी की पूरी मार्केट में ऑफलोड कर दी। कैसे? कोलैटरल में जैसे ही शेयर को प्लेज करा, शेयर में 60-70% डिक्लाइन आया। बैंक ने बोला भैया पैसा दे, जग्गी कैपेसिटी में था नहीं। तो ये 3 लेंडर्स हैं, वर्च्यू फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिप्का इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड बड़जाते स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट, बड़जाते स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों ने टोटल 7% का माल मार्केट में ऑफलोड कर दिया। ये जो रेस्टेड शेयर्स होते हैं इनको यही बोला जाता है, जो सीज्ड शेयर्स होते हैं मार्केट में। समझ रहे हो, आपने किसी को प्लेज करा शेयर और उसने सीज कर दिया तो उसको रेस्टेड शेयर्स बोलते हैं। इसको आप कहीं नोट कर सकते हो टर्मिनोलॉजी, अगर आपने ऐसी कोई बुकलेट वगैरह बना रखी है तो। तीनों क्रेडिटर्स ने माल मार्केट में फेंक दिया, फोड़ दिया। अब जैसे ही माल मार्केट में बिकने आया, आपको समझना पड़ेगा ब्रो, मार्केट में तो हैवॉक हो ही गया बिल्कुल तरीके से। आप देखिए क्या हुआ। इसके पहले अगर आप देखते हो, 2 मिनट इसके पहले जाते हो, February 25 में, पिछले महीने, ये तो अभी की न्यूज है, ताजी ताजी। समझ रहे हो, इसके पहले अगर आप देखते हो और बहुत क्लोजली है, तो प्रमोटर बोलता है, देखो लिखते कैसे हैं, कॉर्पोरेट डायलॉग बाजी कैसी होती है।
प्रमोटर ने अपने शेयर बेच दिए February 25 में टू रीपे डेट, जब प्लेजिंग 80% से ज्यादा थी। तो जो 20% शेयर थे ना, उनको बेच दिया। तो अब परसेंटेज ऑफ प्लेजिंग तो ऑटोमेटिकली शूट अप कर जाएगी। आप 2 मिनट देखना, समझना, आपको समझ में आएगा कैसी गोली देते हैं ये लोग। ठीक है, क्या गोली देते हैं कि जेंसॉल, अ लीडिंग प्लेयर इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर, wishes to assure investor its financial fundamental and continued commitment to long-term growth following a strategic share sell by its promoter. Oh ho. ठीक है, this transaction represent less than 1% of the total promoter share, कि प्रमोटर ने अपनी टोटल शेयर का 1% बेच दिया है। क्या बेचा है? 2,15,000 शेयर्स बाय अनमोल जग्गी इज ए स्ट्रैटेजिक स्टेप। अरे भाई, स्ट्रैटेजिक स्टेप थी तो 20% बेचता। समझ रहे हो? 1% बेच के क्या स्ट्रैटेजिक स्टेप? सोली एम टू रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ प्लेज्ड शेयर्स। क्या बात है जी, ये बात है। समझ रहे हो आप? नाउ इन्फोर्सिंग द कंपनीज स्टेबिलिटी, ट्रांजेक्शन विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रमोटर्स प्लेज। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रमोटर्स प्लेज, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। एंड मूव द कंपनी टूवर्ड्स इट्स गोल ऑफ बिकमिंग प्लेज फ्री। द शेयर्स हैज बीन सोल्ड टू रेप्यूटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख रहे हो, ये सब चीजों को अगर अपन जोड़ते हैं ना, तो इससे अपने को 3 चीजें समझ में आती हैं अभी तक। नंबर 1, प्रमोटर के पास पैसा नहीं है। जब बैंकों ने उससे पैसा मांगा तो उसने बैंक में पैसा नहीं दिया किसी भी हालत में, और उसका स्टेक डिक्रीज हो रहा है लगातार। ये ऐसे कंडीशन में जब कंपनी बेड़ा गर्क हो रखा है और प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हो रहा है, इट बिकेम अ मेजर रेड फ्लैग। अपने आप में वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। इसके बाद आती है डेट प्रॉब्लम। आप देखो, ऑलरेडी बुक्स के अंदर बहुत हेवी डेट है। मैं 1 मिनट में अगर आपको स्क्रीनर पे लेके जाऊं, आप देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हो तो इसको, ठीक है, इसमें मैं नीचे आता हूं एंड हम क्या करते हैं, विल ओपन द बैलेंस शीट। आप देखो बोरोइंग किस कदर बढ़ रही है, यहां पर किस कदर बोरोइंग बढ़ा के रखी है। ठीक है, कंटिन्यूसली द बोरिंग हैज बीन इंक्रीजिंग। नो डाउट अबाउट इट कि सेल्स बढ़ रही है, मैं एकदम ओके बोलता हूं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन बोरिंग आप देखिए, बोरिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। यार ये स्ट्रेस लेके आएगी ना मेरे पर, डेफिनेटली इट विल कम विथ स्ट्रेस। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप देखते हो तो जब ये इतना सारा बुक में डेट है जो मेरे रिजर्व से भी ज्यादा है, मैं फिर से एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। आप देखो, कंपनी के पास 551 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, एंड कंपनी की जो डेट है, वो डेट 1373 करोड़ की डेट है। नाउ दिस इज नॉट अ डिस्ट्रेस फ्री बिजनेस ना, इसमें बहुत ज्यादा कभी भी डीपली डिस्ट्रेशन आ सकता है। थोड़ा सा देखिए, इसने है ना पिक्चर को और ग्लूमी कर दिया। ग्लूमी कर दिया मतलब, ये जो प्रमोटर ने शेयर प्लेज करी और डेट लिया, इसने पिक्चर को और मैग्नीफाई कर दिया। कैसे मैग्नीफाई करा, थोड़ा देखना। ना सिर्फ बोरोइंग बढ़ी, बल्कि कंपनी का डेट सर्विस कवरेज रेशो जो होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है, वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। अपन है ना एक एक करके देखते हैं, इसके ऊपर मजा आ जाएगा आपको देखने में। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ये FY20 से 24, मतलब ये ऐसे बढ़ रहा है ना। तो टोटल डेट कंपनी पे 13 करोड़ था, जो 100 गुना बढ़ गया। 100x डेट बढ़ा, 100x डेट बढ़ा। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो पहले 0.4 था ना। व्हाट डू मीन बाय 0.4? मतलब यह है कि अगर ओनर ने 1 रुपया अपनी जेब से लगाया है तो मात्र 40 पैसे का डेट बाजार से उठाया है। वो बढ़ते बढ़ते 4.3 हो गया। मतलब कि प्रमोटर ने अगर 1 रुपया मालिक ने अपनी जेब से लगाया है तो 4 रुपए 30 पैसे आपने बाजार से उठा के बिजनेस कर रहे हो भाई। आपकी टोटल कैपिटल जो 530 की है, उसमें से एक, मैं आपको 1 के मल्टीपल में समझा रहा हूं कि टोटल कैपिटल जो 5.3 की है, उसमें से 4.3 का डेट है और 1 रुपया मैंने मेरी जेब से डाला है। नाउ दिस इज वेरी डिजास्टरस सिचुएशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका क्या मतलब है पता है? ये जो 2.7 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ना, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने 1 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 2.7 ईयर्स के इंटरेस्ट को सर्व कर सकती है। मतलब कंपनी का जो
1 साल का प्रॉफिट है, उससे मैं 2.7 ईयर के इंटरेस्ट को सर्व कर सकता हूं, वो कम होते होते आ गए 1.7 ईयर्स पे। एबिडा डेफिनेटली कंपनी का बड़ा है, और अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो वो पूरी तरीके से वोलेटाइल है। आरओसी देखोगे तो वोलेटाइल है, बट ये तो मैनेज करा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप है ना ड्यूपॉन्ट वाला, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का वीडियो देखना, मैंने रिकॉर्ड करा था, उसके अंदर मैंने डिटेल में इसको समझाया है। समझ रहे हो? अब ये ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कंपनी की। तो कंपनी ने क्या करा पता है? कंपनी ने डाउनग्रेडिंग जब हुई कंपनी की अभी, तो कंपनी का स्टॉक जो है वो एकदम फ्री फॉल में गया। तो मैनेजमेंट ने एक एक्शन लिया। समझना आप, मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया अभी तक, सिर्फ बोला मैनेजमेंट ने कि हम जी असेट बेच देंगे, और असेट बेच के हम हमारा डेट रिड्यूस कर लेंगे। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बेचो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान भारतीय रेलवे ने भी बेची थी। तो इन्होंने फरवरी 2025 के कॉन कॉल के अंदर एक ऐलान करा कि हम 2997 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचेंगे 315 करोड़ रुपए में। मतलब ऑलमोस्ट 3000 गाड़ियां जो हमारी हैं, हमने देखो, ईवी व्हीकल भी जो लेके ब्लू स्मार्ट को दे रहे हैं ना, समझ रहे हो, जो ईवी लीजिंग बिजनेस मॉडल है वो भी डेट पे उठा रहे हैं गाड़ियां, ठीक है, और ब्लू स्मार्ट को दे रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 3000 गाड़ियां आप बेच दोगे और आपको 315 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये है ना, इकोनॉमिक्स थोड़ा जम नहीं रहा है। मतलब अगर 3000 गाड़ियां बेच के 315 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो मैं मोटे माटे लेवल पे बोल देता हूं कि 10 लाख रुपए एक गाड़ी बेच के मिलेगा। ठीक है, आप खुद बताओ, 2 साल पुरानी टाटा टिगोर, जिसको ओला उबर जैसी सर्विसेज में घिस दिया है 2 साल के अंदर, वो भी ईवी, समझ रहे हो, बैटरी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है 2 साल के अंदर अंदर। ऐसी गाड़ी को कोई 10 लाख रुपए में क्यों खरीदेगा मेरे भाई? वो 1 लाख 2 लाख रुपए मिला के पेटी पैक गाड़ी नहीं लेके आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्टेटमेंट भी है ना, ये कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बना रहा है। समझ रहे हो? अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या है वो समझने की कोशिश करना, नहीं तो डब्बा गोल हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला देखो, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो जेंसॉल की बैलेंस शीट है वो कैसी दिखती है पता है? यहां पर है ईवी कार्स, और यहां पर है डेट ऑन ईवी कार्स। तो बोले मैं काम करता हूं ना, मैं कार बेचूंगा, कार बेच के मेरे पास कैश आएगा, कैश से मैं डेट चुकाऊंगा। तो बोले इससे बढ़िया एक काम करता हूं, मैं एक कंपनी ढूंढता हूं, वो कंपनी का नाम है रिफेक्स। रिफेक्स करके एक कंपनी इन्होंने ढूंढी। इन्होंने कंपनी को बोला, बोले हम एक काम करते हैं, हम तो आपको पूरी की पूरी कार ही दे देते हैं, आप तो सारी कार ही हमसे खरीद लो, और साथ में डेट भी आप ही ले लो। अब आप जानो और बैंक जाने, एग्जैक्टली यही करा है। जेंसॉल ने सिर्फ लोन का ऑब्लिगेशन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, जेंसॉल ईएमआई फ्री बन गई, जेंसॉल के पास कोई कैश नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ हफ्तों के बाद जो रिफेक्स करके कंपनी थी, उसने बोला कि भैया हम ये डील आपके साथ नहीं करेंगे। अगर कभी ये डील हो जाती तो कम से कम बैलेंस शीट थोड़ी हल्की होती। समझ रहे हो? शेयर पे जो प्लेजिंग थी उससे बैलेंस शीट डिलीवरेज होती तो ऑटोमेटिकली मार्केट रिवॉर्ड करता। शेयर प्लेजिंग की कंडीशन थोड़ी तो सुधरती। आप फिर देखना मैनेजमेंट कैसे छुपाता है गलत। देखो, कोई अपने अगेंस्ट बात हो, अपनी नेगेटिव बात हो, उसको कितनी पॉजिटिवली रखा जाता है, ये आप कॉरपोरेट से सीखना। फिर से एक प्रेस रिलीज करी जेंसॉल ने 28 मार्च को। जेंसॉल ने क्या बोला? अपडेटिंग ऑन विथड्रॉविंग द प्रपोज्ड असेट टेक ओवर बाय रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, वी वुड लाइक टू अपडेट द रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द प्रपोज टेक ओवर ऑफ 2997 व्हीकल। ये याद है आपको, फेब्रवरी में उन्होंने बोला था कि 315 करोड़ रुपए हम चिपका रहे हैं जी इन लोगों को। ठीक है, RGML, after constructive discussion and due consideration, has mutually decided not to proceed with proposed। हमने आपस में बैठ के, समझ रहे हो, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन
और ड्यू कंसिडरेशन के साथ ये म्यूचुअली डिसाइड करा है, ठीक है, कि हम आगे नहीं जाएंगे, विल नॉट प्रोसीड विद द टेक ओवर ऑफ व्हीकल फ्रॉम जेंसॉल। द डिसीजन हैज अराइव्ड ड्यू टू, अब देखो रीजन क्या दिया है, इवॉल्विंग कमिटमेंट एट बोथ एंड्स, नेगेटिव तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसके अंदर, which would make it challenging to conclude the transaction within the originally envisaged timeline। मतलब कि मैं एक डेडलाइन के अंदर इसको ट्रांजेक्शन को पूरा कर लूंगा, ये हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। Therefore, the parties has agreed not to move forward. We wish to place it on record our appreciation for the collaborative engagement with Gensol Engineering. We appreciate continued support and interest. All stakeholders reiterate our shared commitment to responsible operations and long term value creation। बताओ आप, ये तो क्लियर कट भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज अगेन अ रेड फ्लैग। आपकी कोई डील हो रही है, वो डील कट गई, समझना। अच्छा, इसके अलावा देखो, रेवेन्यू का भी जो टारगेट दिया था FY25 में, आपको याद है जो मैंने बताया था, पहले 1000 करा, 1500 से कम करके 1000 करा और बोला हम 2000 पहुंच जाएंगे। वो टारगेट भी मीट नहीं हो रहा है। 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ 1060 करोड़ रुपए की सेल करी है। तो रेवेन्यू गाइडेंस लगातार 2 फिस्कल ईयर्स मिस हो गई। इसका क्या मतलब है पता है? मैनेजमेंट ओवर कमिट करके अंडर डिलीवरी कर रहा है। समझना, जो 7000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, उसमें से भी आप देखो 3000 करोड़ के ऑर्डर लास्ट क्वार्टर में आए, उनका एग्जीक्यूशन अभी होना बाकी है। लैंड अभी तक ट्रांसफर नहीं करा है डेवलपर ने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनको क्या आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। क्या पॉसिबिलिटी है कि 3000 करोड़ के ऑर्डर्स में भी कुछ फेक ऑर्डर्स हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी। मैनेजमेंट पे तो जीरो इंटीग्रिटी है। पहले भी कई बार मैनेजमेंट अलग अलग ग्राउंड्स पे झूठ बोल चुका है, समझ रहे हो। इसके अलावा टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन कर दिया। टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन कर दिया मतलब 6 मार्च को अंकित जैन ने रिजाइन कर दिया। CFO रिजाइन करके जा रहा है आपका। आप हड़बड़ी के अंदर जबीर मेहंदी अगा को फिर से देख रहे हो आप, रीअपॉइंटेड एज CFO। तो क्या हुआ, पहले JMA CFO थे, फिर GMA हटे तो राहुल जैन आया, फिर राहुल जैन हटा तो JMA आ गया। अरे क्या मजाक चल रहा है क्या? 6 महीने में 2 CFO चेंज कर रहे हो तुम। इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग ब्रो, इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग। समझ रहे हो। टॉप एग्जीक्यूटिव्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर राजेश जैन ने रिजाइन कर दिया। क्या बोल के रिजाइन करा पता है? In his resignation letter filed on NSE by Gensol Engineering, Jain has remarked on current focus of the company, calling for need of a mentor or advisor to provide necessary guidance on company scale. क्या बोला है? There is much to cater to in the company. Whilst the promoter are well focused on business growth, there may be need of a mentor advisor to provide necessary guidance in such a fast growth environment, he noted। वो बोल रहा है भैया मेरे से तो नहीं संभलेगा, मैं इससे पहले कुछ बड़ा डूब है, मेरे को तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, कुछ है भी नहीं अपने पास, अपन पहले रिजाइन करके निकल जाओ। समझ रहे हो आप? जनरली अगर आप देखोगे ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट जब रेजिग्नेशन डालता है, तो वो रेजिग्नेशन में पर्सनल रीजन साइड कर देता है, दैट आई वांट टू फोकस ऑन माय पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम डूइंग दिस रेजिग्नेशन। यहां पर उन्होंने क्लियर रिजाइन करने का रीजन बताया है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा शिफ्ट, मतलब मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं तो चौंक ही गया पूरी तरीके से कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब ये कर क्या रहे हो तुम लोग सब मिलके? क्या पूरे चट्टे बट्टे मिले हुए थे क्या इसके अंदर? कंपनी लीज की अकाउंटिंग गलत कर रही है। देखना, मैं यहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में तो समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपको कभी चाहिए कि सर एक बार लीज अकाउंटिंग पे आप एक वीडियो बना दो कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज क्या होती है और कैसे अकाउंटिंग होती है और कैसे मैनिपुलेशन होता है, तो इट कुड बी अ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट डिस्कशन और अ डिफरेंट एडिशन ऑफ WBT। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कंपनी ने क्या करा। देखो, लीज जो होती है ना, वो लीज दो तरीके की होती है, पहले मैं समझा देता हूं आपको। एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंशियल लीज। अब है ना, इसको बस नॉर्मली समझो, आप कुछ भी नहीं समझना, नॉर्मली समझो, 2-5 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप गर्मी का सीजन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कूलर खरीद लूं या कूलर 2 महीने के लिए उधार पे ले आऊं, लीज पे ले आऊं। आपने सेकंड ऑप्शन में गए, आप नियरेस्ट कूलर रेंटल वाले के पास गए, आपने बोला मेरे को जी डेजर्ट कूलर चाहिए 2 महीने के लिए। उसने बोला 1000 रुपये महीना। आपने क्या करा, कूलर आपके पास आया,
आपने उसको 2 महीने तक 1,000 रुपए करके 2,000 रुपए दिए, समर खत्म हुई, कूलर वापस चला गया। क्या कूलर आपकी एसेट थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कूलर आपकी बैलेंस शीट में कभी लिखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कूलर का ओरिजिनल मालिक कौन है? लेसर, जो लीज पे देता है। मैं लेसी हूं जो लीज पे लेता हूं। ठीक है। क्या ये 2 महीने का टर्म था? बिल्कुल। क्या कूलर की लाइफ 2 ही महीने होती है? बिल्कुल भी नहीं हो। तो 5 साल से कूलर रगड़ रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने जो रेंट पे करा, क्या वो मेरे लिए खर्चा था? खर्चा था। क्या पीएनएल में गया? पीएनएल में गया। सिंपल सी बात है। यहां पर कूलर की लाइफ, जो लीज का टर्म है, वो बहुत छोटा है। समझ रहे हो आप? कूलर की जो लाइफ होती है वो से फॉर एग्जाम्पल 5 years है। मैं बात कर रहा हूं 1 साल की। तो मैं एक ही साल कूलर को यूज करूंगा, उसके बाद मैं आपको वापस दे दूंगा। ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है लीज का। है ना, कि आपने जो पूरे असेट की लाइफ है उसमें से एक छोटा पार्ट के लिए आपने असेट को लिया है। आप यूज करोगे, वापस दे दोगे, मैं किसी और को दे दूंगा। करेक्ट। अब क्या होता है पता है? खिलाड़ी लोग आ गए दिमाग में, बाजार में। उन्होंने ये बोला, बोले देखो सर, मेरे को है ना 1,000 कूलर लेने हैं। ठीक है। अगर मैं एक, मेरे पास कैश तो है नहीं एक साथ देने के लिए। बोले हाँ नहीं है। अगर मैं लोन ले लेता हूं और कूलर खरीद लेता हूं, तो मेरी बैलेंस शीट में एक तरफ कूलर आ जाएगा असेट साइड में, और एक तरफ लोन आ जाएगा। ठीक है। तो यार बैलेंस शीट तो हैवी हो जाएगी ना, डेट ज्यादा दिखेगा ना। तो मैं क्या करता हूं पता है? मैं है ना ये कूलर लीज पे लेके आता हूं। मतलब, लेकिन इसमें तो अपने को नुकसान है। बोले नहीं, नुकसान वाली बात नहीं, मैंने एक अरेंजमेंट करा है। क्या? कूलर की लाइफ 5 years होती है ना। ठीक है। कूलर का प्राइस कितना है? 10,000। तो बोले हम आपको 12,000 रुपीज देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। हम आपसे 5 साल की लीज पे कूलर लेते हैं। 10,000 का कूलर मैं आपसे 12,000 में खरीद रहा हूं, बट मैं आपको ईएमआई सिस्टम में दूंगा। अपन इसमें कहीं भी सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ रहे हो? ये है कि आपने हमको कूलर दिए रेंट पे, 5 साल के लिए दिए, मतलब असेट की लाइफ 5 years, लीज का पीरियड 5 years। तो ये जेन्युइन लीज ट्रांजेक्शन कहाँ है? आपने तो डेट को बचाने के लिए, समझ रहे हो, डेट को बचाने के लिए आपने लीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो बाद में जब लोगों की बुद्धि चेती, तो लोगों ने बोला कि इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होता है, किस तरीके का, विच कवर्स मोस्ट ऑफ असेट्स यूजफुल लाइफ, इसको हम सेल एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ना कि रेंटल ट्रांजेक्शन। और इन दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होती है। अब पता है मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि ये अकाउंटिंग करने के कारण अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो क्लोज टू, एक सेकेंड रुकना, क्लोज टू 19 करोड़ रुपीस से बढ़ गया। इन्होंने जो अकाउंटिंग चेंज करा ना, इसके कारण प्रॉफिट 19 करोड़ रुपीस से बढ़ गया। ये लिखा हुआ इधर। प्रॉब्लम कहां है पता है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकाउंटिंग सही करिए, इन्होंने बिल्कुल सही करिए। फाइनेंशियल लीजिंग ही होती है, क्योंकि आपने ईवी ली और ईवी लेके आपने ब्लू स्मार्ट को दे दी। कितने सालों के लिए दी? 1 साल के लिए दी? नहीं, 10 साल की लीज पे दी, 15 साल की लीज पे। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रॉब्लम नहीं है, आपने बिल्कुल सही काम करा है, ताली बजाने लायक काम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने ये जो लीज क्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग है, इसको मैंडेटरी करा था 2019 में। आप मेरी बात समझ में, आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुको। इधर देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क, डोमिनोज है, सारे स्टोर्स लीज पे लेता है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे 1 मिनट के लिए, तो आपको जीरो बोरोइंग दिखेगी 2019 मार्च तक। अप्रैल के बाद से क्या हो रहा है? इन्होंने लीज करने का तरीका चेंज करा। ये देख रहे हो आप? ऐसा थोड़ा ना होता है कि पिछले साल तक लीज लाइबिलिटी 0 थी, इस साल सडनली बढ़ के 1670 करोड़ रुपए हो गई। राइट। यहां पर देखो असेट पहले 18, सॉरी, यहां पर देखो आप, असेट पहले 809 करोड़ के थे, वो बढ़ के 2190 करोड़ रुपए के हो गए। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कि पहले हम सारी लीज को ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई करते थे, कूलर वाली लीज। अब हमको 5 years वाली लीज, मतलब फिनेंशियल लीज में क्लासिफाई करना है। तो मेरे भाई, ये फंडा तो 2019 से एप्लीकेबल हो गया था। आप इसको आके बोलते हो 2025 में ये चेंज कर देते हैं जी।
तो 6 साल क्या मंजीरे बजा रहा था तू बैठ के? कर क्या रहा था? और तू छोड़ क्या कर रहा था? तेरा ऑडिटर क्या कर रहा था? मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही। मैनेजमेंट गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करता है, ठीक है? कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका, आपको समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने जो प्रॉफिट बढ़ाया ना 63 करोड़ रुपीज का, 18 करोड़ रुपीज का, कितने का प्रॉफिट बढ़ा? हाँ, 19 करोड़ का जो प्रॉफिट बढ़ा, इससे कैश पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई। समझ रहे हो? और वो भी किस ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करी? जिस साल में आप रेवेन्यू के टारगेट मिस कर रहे हो। तो ये तो क्लियर मैनिपुलेशन है ना, आप प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा रहे हो, राइट? इसके बाद एक और बड़ा रेड फ्लैग आया, विच इज जेंसॉल एंड ब्लू स्मार्ट। अब है क्या चीज वो समझना थोड़ी सी। वैसे तो मैं बताऊंगा आपको, ब्लू स्मार्ट ने अभी अभी एक डिफॉल्ट मार दिया है 30 करोड़ रुपए का अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे। इकरा ने उसको डाउनग्रेड कर दिया, ब्लू स्मार्ट को भी डाउनग्रेड कर दिया, ठीक है? जीईएल, इकरा ने क्या लिखा है पता है? जीईएल विथ इट्स प्रमोटर ग्रुप एंटिटी ब्लू स्मार्ट, which is loss making entity, recently delayed on its NCD payment, in which ICRA's opinion have adverse effect on financial flexibility and capital raising capabilities of GEL. ध्यान से समझना क्या है इसका पूरा हिस्ट्री, समझना क्या है। ब्लू स्मार्ट जो है वो एक ईवी राइडिंग कंपनी है। ब्लू स्मार्ट इज अ ईवी राइडिंग कंपनी। ब्लू स्मार्ट में प्रमोटर जो अनमोल सिंह जग्गी है, उनका सब्सटैंशियल स्टेक है। सब्सटैंशियल लिख दिया इसको, सब्सटैंशियल स्टेक है, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। जेंसॉल का जो ईवी बिजनेस है, ईवी लीजिंग का बिजनेस है, वो अपनी 75% कार सिर्फ ब्लू स्मार्ट को देता है। अब आपको यहां पर एक गणित समझना पड़ेगा। ब्लू स्मार्ट जो है वो जेंसॉल की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, वो अनमोल सिंह जग्गी का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर ब्लू स्मार्ट का वैल्यूएशन बढ़ता है तो जेंसॉल को कोई फायदा नहीं होगा, जेंसॉल के शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होगा, फायदा सिर्फ अनमोल सिंह जग्गी को होगा, ठीक है? अब आप समझिए क्या हुआ है। जेंसॉल ने लिया लोन, खरीदी कारें, और किसको दे दी? ब्लू स्मार्ट को। समझ रहे हो? डेट किसकी किताब में आ रहा है? जेंसॉल की किताब में। इंटरेस्ट कौन भर रहा है डेट के ऊपर? जेंसॉल भर रहा है। डिफॉल्ट कौन मारेगा? जेंसॉल मारेगा। समझ रहे हो आप? कार मैंने लीज पे दे दी ब्लू स्मार्ट को, ब्लू स्मार्ट अपनी कैब सर्विस रन कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पब्लिक कंपनी की कॉस्ट पे जेंसॉल ने एक अपनी पर्सनल कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत लाइट रखा है? सोचो अगर ब्लू स्मार्ट इस बिजनेस मॉडल के साथ जाता किसी भी इन्वेस्टर के पास कि हम कार खरीदेंगे और हम ही डेट पे कार खरीदेंगे और हम चलाएंगे, कोई इन्वेस्टर कोड़ी नहीं देना था उसको। समझ रहे हो आप? ब्लू स्मार्ट को फंडिंग इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने लीज मॉडल लगाया कि हम कारों को लीज पे लेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस। जेंसॉल was already in a business of EPC, setup and design, है ना? EPC ऑफ सोलर में तो है ही कि हम सोलर की इंजीनियरिंग भी कर देंगे, प्रोक्योरमेंट भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। जेंसॉल ने ईवी की लीजिंग भी बढ़ा दी। अगर आप देखोगे तो FY23 Q2 में, मतलब 1.5 साल पहले तक जेंसॉल सिर्फ 250 गाड़ियां लीज पे दिया था ब्लू स्मार्ट को। अब वो चीज 8,300 कार्स दे दी ईवी ने लीज पे। ध्यान से समझना। अब क्या हुआ पता है? अब जेंसॉल ईवी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की बात करने लग गया। डाइवर्सिफिकेशन। अब ये डाइवर्सिफिकेशन डाइवॉर्सिफिकेशन हो गया, वर्सिफिकेशन हो गया। कैसे? मान लो 1 मिनट के लिए जेंसॉल ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है। डोंट यू थिंक दैट इट इज टू मच क्राउडेड स्पेस? और ईवी कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या वो ऐसे खड़े खड़े हो जाएगी क्या कि 150 करोड़ रुपए लगा के ईवी कार बना दिया आपने? क्या उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा? समझ लो। दूसरी चीज, अगर आप ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो एक बहुत बड़ा कस्टमर कंसंट्रेशन है। मतलब आप जितनी ईवी कारें बनाओगे उसका सिर्फ एक ही बायर है, या आप उसको एक ही बायर को दे रहे हो लीज पे, दैट इज ब्लू स्मार्ट। अगेन वही हो रहा है कि डेट ले रही है पब्लिक कंपनी जिसमें कॉमन पब्लिक का पैसा लगा हुआ है,
और उससे बेनिफिट मिल रहा है उस कंपनी को जिसमें प्रमोटर ने स्टेक ले रखा है बड़ा। ठीक है, जेंसॉल ने भारत एक्सपो 2025 में एक हाइप क्रिएट कर दी कि भैया हम तो एक इजी बॉट करके एक लोडिंग व्हीकल ला रहे हैं और हमारे पास तो 30,000 प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। बट आपको समझना पड़ेगा, दिस वर नॉट प्री ऑर्डर्स। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट, जो लोग वो फॉर्म नहीं भर देते हैं उसको उन्होंने प्री ऑर्डर बोल दिया। कोई फिनेंशियल कमिटमेंट पैसा थोड़ा ना दे दिया लोगों ने जेंसॉल को, राइट। लिस्ट खत्म ही नहीं होगी अगर आप इस पे जाओगे तो। कंटिन्यूसली प्रमोटर डिले कर रहा है इन्फ्यूज करने में कैपिटल को। ठीक है, अगर आप देखते हो तो एक महादेव ऐप करके एक स्कैम हुआ था बड़ा, है ना। उसमें जो हवाला ऑपरेटर था वो हवाला ऑपरेटर तिब्रे वाला। ठीक है, अगर आप ये देखोगे इधर कुछ भी नहीं है, आप यहां पर आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न में और एफआईआई में आइए। ये जो जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी है ना, इसने सितंबर 24 तक 1.37% का स्टेक उठा के रखा था, दिसंबर से सितंबर तक। ठीक है, अब जरा आप ये देखो जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसी करता क्या है। ठीक है, तो जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसी जो है, हरिशंकर तिब्रेवाला की कंपनी है। हरिशंकर तिब्रेवाला कौन है? हरिशंकर तिब्रेवाला वो हैं जिन्होंने महादेव बुक स्कैम के अंदर रन करा था। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो रायपुर का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने ये प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। आप देख रहे हो, ये हरिशंकर तिब्रेवाला ने बेची नहीं है, इट हैज बीन अटैच्ड बाय ईडी, राइट। ऐसी खराब हालत है बिजनेस की। कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि एक बहुत सारी सब्सिडरी है और एक ही बंदा मल्टीपल पोजीशंस में मल्टीपल सब्सिडरीज को हैंडल कर रहा है। अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे ना तो मेरे को 2-3 कोट्स याद आते हैं। एक बोलता है कि जहाँ आग लगी वहाँ धुआं तो उठेगा ही उठेगा, और दूसरा रियल विन कम्स फ्रॉम मास्टरिंग योर टर्फ एंड नॉट पाइलिंग ऑन मोर। पहले जो आपका ग्राउंड है ना, आप उसको तो मजबूत कर लो, कोई एक काम तो ढंग से कर लेता। सोचो अगर जेनसॉल सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस सोलर ईपीसी पे लगाता, डोंट यू थिंक भाई सबसे बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द टॉप ईपीसी प्लेयर्स है वो कंट्री का। ठीक है, अभी हर घर सोलर स्कीम आई है, इतना बड़ा टेलविंड मिला है सेक्टर की तरफ से, बट हम तो हमारी खिचड़ी पकाने में ही लगे हुए हैं। आप आके ये बोल सकते हो कि सर ये सब चीज़ें तो पहले बतानी चाहिए थी, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने पहले ये चीज़ बताई, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने बताई, जयंत मुंडला करके देयर इज दिस गुड कंटेंट क्रिएटर, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने बताई। ठीक है, कंटिन्यूसली ये चीज़ आती रही। बट क्या होता है पता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ना तो कॉमन मैन हर चीज को नजरअंदाज कर देता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है ना, मेरे को क्या लेना देना है सर, प्रमोटर ने क्या करा क्या नहीं करा, अपने को पैसा बनते मिल रहा है ना। सबने सब कुछ बोला था ब्रो, आप अंधे थे जो आपने इसमें पैसा लगा दिया। ठीक है, मुझे बस इतना ही बोलना था इस वीक में कि वीकली बाजार टॉक में। देखो यार, ये जो होता है ना, इट हेल्प्स विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है उसके बाद ये चीज़ बनती है। आपको सीखना चाहिए कि रिसर्च कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको फिर मिलता हूँ अगली वीकली बाजार टॉक में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।